सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, किस देश द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है भारत। यह योजना वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के एक वैश्विक नेटवर्क के विकास पर बल देता है। दरअसल इसके पीछे यह अवधारणा काम कर रही है कि दुनिया में सूर्य का कभी अस्त नहीं हो, या सूर्य जो है वो संसार में कभी अस्त नहीं होती है। कहने का मतलब कि धरती पर कहीं न कहीं सूर्य का प्रकाश 24 घंटा प्राप्त होता ही रहता है, और यदि इस सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य प्रकाश का ऊर्जा के रूप में यदि हम लोग उसका संवर्धन करें तो ऊर्जा की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये वास्तव में यह नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक योजना, वैश्विक योजना है जिस पर भारत काम कर रहा है, और इसकी शुरुआत भारत द्वारा। हरित ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो हरित ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो हरित ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एक ऋण पत्र होता है। बॉन्ड का मतलब ऋण पत्र, जो प्रायः आरबीआई या भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इन ऋण पत्रों के माध्यम से सरकार क्या करती है कि वो कर्ज लेती है, और उस कर्जे के द्वारा अपने खर्चे को वह या अपने योजनागत खर्चों को पूरा करती है। तो उसी प्रकार हरित ग्रीन बॉन्ड जो है वो वास्तव में हरित योजनाओं के पर जो व्यय होगा उस व्यय के लिए धन की उगाही है। यानी इसका यदि आंसर लिखना होगा तो हरित योजनाओं के लिए धन जुटाना। हरित ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य क्या है? हरित योजनाओं के लिए धन जुटाना। ठीक है। हरित योजनाएं क्या होती है? तो वैसी योजनाएं या जो पर्यावरण अनुकूल हो, वैसी योजनाएं जो पर्यावरण अनुकूल हो। अब आते हैं, दुनिया में पहली बार हरित ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया? यदि यह सवाल आपसे हो कि दुनिया में पहली बार हरित ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया, तो 2009 में विश्व बैंक के द्वारा पहला हरित ग्रीन बॉन्ड 2009 में जारी किया गया। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत में 2015 में एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हरित ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सीन गैस क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, सीन गैस क्या है? सीन गैस, तो देखिए यह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। सीन गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस H का मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यानी H प्लस CO प्लस CO2, ये तीनों मिलकर सीन गैस बनाता है। और सीन गैस क्या होता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? तो यह कोयले के गैसिफिकेशन या कोयले के गैसीकरण के फलस्वरूप सीन गैस प्राप्त होता है। और सीन गैस में मुख्यतः ये तीन गैस मिलकर सीन गैस का निर्माण, या सीन गैस के मुख्य तत्व ये तीनों हैं, CO2, CO और हाइड्रोजन। इसका प्रयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है, उर्वरक निर्माण में किया जा सकता है, इत्यादि इसके अनेक प्रयोग हैं। तो यह एक प्रकार से ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा का स्रोत है। अब आते हैं जैव विविधता। बड़ा ही साधारण सा सवाल है, जैव विविधता क्या है, और बहुत ही लोकप्रिय सवाल। हमको लगता है कि हाल के विगत 10-20 वर्षों में इस हर तरफ इस बात को लेकर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। तो सवाल बड़ा सिंपल है, आप लोग, मेरा आशा है कि सब जानते होंगे जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता का मतलब हुआ कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव
जाति हैं, चाहे उनके कितने भी किस्म क्यों ना हो, उन सबों का सम्मिलित रूप जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है। यानी कि धरती पर रहने वाले सभी सजीव प्रकारों का सम्मिलित रूप बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यह सवाल तो अत्यंत साधारण था, लेकिन चूंकि मेरा इस सवाल पूछने के पीछे कुछ और भी कारण थे। क्या था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा आपसे ये जानना है, आपको ये बताना है कि आप लोग ये याद रखिएगा कि जैव विविधता हमारे पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक संकेंद्रण इसका कहाँ है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी पर जैव विविधता का सर्वाधिक संकेंद्रण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विकास क्या है? तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री अक्षांश के बीच यह इसका सर्वाधिक संकेंद्रण है। ठीक है, यह पाया जाता है। अब आते हैं हम भारत में। भारत जान लीजिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी धनी है। भारत जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी धनी है, क्योंकि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जाहिर सी बात है कि भारत में जैव विविधता का बहुत अच्छा संकेंद्रण है। लेकिन भारत में भी जैव विविधता के प्रमुख जो हॉट स्पॉट हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टि, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ये सब जो स्पॉट हैं ये जैव विविधता के बहुत फेमस स्पॉट है इंडिया में। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, समुद्रों के भीतर प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ का निर्माण किस प्रकार होता है? समुद्रों के भीतर प्रवाल भित्ति का निर्माण किस प्रकार होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका मैं यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताऊंगा कि समुद्रों के भीतर प्रवाल भित्ति का निर्माण, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? तो जान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका आंसर होगा तो कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अब इसको थोड़ा विश्लेषणात्मक ढंग से आप समझिए। प्रवाल भित्ति, गौर कीजिएगा, प्रवाल क्या है? एक प्रकार का जीवित समुद्री जीव है। क्या है? एक प्रकार का जीवित समुद्री जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। इसका अस्थि पंजर, यानी कि प्रवाल का जो अस्थि पंजर है वो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसी से समुद्रों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण, भित्ति मतलब चट्टान, यानी प्रवाल के चट्टान का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट प्रवालों द्वारा निष्कासित होता है या प्रवालों के अस्थि पंजरों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोरल रीफ क्या है आप तो समझ गए होंगे। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया में जितने भी समुद्र हैं सभी जगह प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? नहीं, प्रवाल भित्तियों का एक अपना निश्चित स्थान है जहां पर उसकी बहुलता होती है, और वो जगह है हिंद प्रशांत क्षेत्र। वो जगह है हिंद प्रशांत क्षेत्र, विशेषतः हिंद महासागर। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, उष्णकटिबंधीय महासागरों में 20 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच प्रवाल भित्ति पाया जाता है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि दुनिया में प्रवाल भित्तियों का जो पूरे संसार में प्रवाल भित्ति का जो सबसे बड़ा स्पॉट है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, और यह सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति का स्पॉट है, ग्रेट बैरियर रीफ। अब सवाल ये उठता है कि प्रवाल भित्ति क्या है, कैसे बनता है, तो आप समझ गए, लेकिन ये क्यों जरूरी है? तो जान लीजिए, प्रवाल भित्ति समुद्री जीवों के लिए, या यूं कहिए कि समुद्री जीवों के लिए आवश्यक पर्यावरण का निर्माण करता है, अर्थात उनके लिए भोजन, आवास और सुरक्षा। जिस प्रकार मानव का एक अपना क्लाइमेट है, ये थी
क्लाइमेट है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसी प्रकार प्रवाल भित्तियों द्वारा समुद्री जीवों के लिए एक पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, पारिस्थितिकी का निर्माण किया जाता है, जहां वो भोजन, आवास और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। और यह एक तरह से यह भी याद रखिएगा कि आवश्यक है, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आते हैं भारत में। तो भारत में सर्व प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, यानी भारत में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लू फ्लैग समुद्र तट किसे कहा जाता है? ब्लू फ्लैग समुद्र तट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि वैसा समुद्र तट, वैसा समुद्र तट जो पर्यटकों के लिए सुरक्षित या पर्यटकों को स्नान करने के लिए, नहाने के लिए या घूमने के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित समुद्री वातावरण उपलब्ध कराता हो। ठीक है, सुरक्षित एवं स्वच्छ समुद्री वातावरण उपलब्ध कराता हो। वास्तव में यह एक इको टूरिज्म मॉडल है, इको टूरिज्म मॉडल है। और ब्लू फ्लैग समुद्र तट जो है, या ब्लू फ्लैग समुद्र तट की जो अवधारणा है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया। अर्थात फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था प्रतिवर्ष दुनिया के समुद्र तटों का अध्ययन करती है, और उसमें जो उसके मापदंड पर सही उतरते हैं उसे ब्लू फ्लैग समुद्र तट का दर्जा या सर्टिफिकेशन देती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव क्या है? तो जान लीजिए, मैंग्रोव का यदि आंसर होगा तो लवणीय पादप, लवणीय पादप, अर्थात ये वैसे पादप हैं जो लवणीय क्षेत्रों, अर्थात जहां जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, यानी कि समुद्र, तो ये वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां लवणीय जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो यह एक लवणीय पादप है। ठीक है, यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 24 डिग्री उत्तर से 38 डिग्री, 24 डिग्री उत्तर से 38 डिग्री अक्षांशों के बीच इसका संकेंद्रण सर्वाधिक है। ठीक है, इसकी उपयोगिता है तो यह तटीय संरक्षण और कार्बन संग्रहण में काफी उपयोगी है। ठीक है, अब आते हैं भारत में। भारत में मैंग्रोव का सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिम बंगाल में है, और वो भी पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व में मैंग्रोव का एक बहुत बड़ा स्थल है। तो मैंग्रोव, ये सवाल भी ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री वानी योजना। प्रधानमंत्री वानी योजना क्या है? ठीक है, तो जान लीजिए, प्रधानमंत्री वानी योजना की शुरुआत जो है वो 2020 में किया गया। कब किया गया? 2020। और योजना है क्या? तो निरंतर या सतत इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच क्या है? प्रधानमंत्री वानी योजना क्या है? तो दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई। यह लोगों को सतत इंटरनेट कनेक्टिविटी
की पहुंच सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, करेवा। करेवा क्या है? तो जान लीजिए, करेवा एक मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है, हिमालय, या यूं कहिए कि करेवा एक मिट्टी है जिसका जो जल झील निक्षेप, जिसका निर्माण झील निक्षेपों से हुआ है, और यह कश्मीर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कश्मीर में। करेवा का विकास कश्मीर में हुआ है, कश्मीर के पर्वतीय भागों में। यह एक झील निक्षेप है, अर्थात यह एक मिट्टी है जहां पे केसर की खेती की जाती है। अर्थात यह केसर की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर से होता है, और कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन हाल के दिनों में नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली सिक्किम में केसर की खेती प्रारंभ की गई है, और बड़ा ही उत्साहजनक परिणाम इसका प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, करेवा क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, केसर को प्राचीन काल में बहुकम, बहुकम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बहुकम। अब आता है मिशन सनराइज क्या है? मिशन सनराइज मिशन सनराइज क्या है? तो जान लीजिए, यह नासा का एक मिशन है। नासा का एक मिशन है जो 2020 में शुरू किया गया है। कब किया गया है? 2020 में। और नासा का यह मिशन सनराइज मिशन जो है, वास्तव में सूर्य की उत्पत्ति एवं सौर प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया है। मिशन सनराइज सूर्य की उत्पत्ति से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है। यह 2020 में लॉन्च किया गया है, और यह नासा यानी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून, अभी हाल में 2-3 दिन पहले की बात है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? क्वेश्चन है, और इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान। याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल इस बार का हो सकता है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की गई है। ठीक है, प्रत्येक बार पर्यावरण दिवस का एक अपना थीम होता है, फोकस होता है। इस बार 21 का जो थीम था वो क्या था? तो ध्यान से गौर कीजिएगा, री इमेजिन, रिक्रिएट, रेस्टोर। थीम क्या था इस बार? थीम री इमेजिन, रिक्रिएट, और रेस्टोर। ठीक है, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम रीइमेजिन, रिक्रिएट, रेस्टोर, और फोकस क्या है? तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, अर्थात इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसका फोकस है, मुख्य बिंदु। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का संबंध क्या है? कि पर्यावरण में होने वाली क्षति को रोकना, अर्थात वैसे उपाय करना ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो स्वस्थ बना रहे। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, साइबर। देखिए, कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2, साइबर 2 क्या है? साइबर 2 क्या है? तो जान लीजिए कि साइबर 2 एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? साइबर 2 एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक यंत्र है। तो कैसा यंत्र है? तो एक ऐसा यंत्र है जो ब्रह्मांड में तारों की
गणना करेगा। अभी तक हम लोग ये बड़ा ही सवाल फिक्स सवाल होता था कि आज ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तो लोग हंसकर कहते थे कि पागल वाला सवाल है। कहने का मतलब कि ये ब्रह्मांड में तारों की गणना करेगा साइबर 2, और साइबर 2 जो है वो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो ब्रह्मांड में तारों की गणना से संबंधित है, और यह मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क, अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थित है? अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर है चेन्नई। इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई में अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क। अब आप लोगों को भी लगता होगा कि यह सवाल का क्या, यहाँ पे उसका क्या मतलब, इस तरह से क्या ये है कि इतना ये इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग देख रहे हैं कि भारत ही नहीं विश्व में कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण लाखों लोग मारे गए हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड-19 से प्रभावित होने वाले मनुष्य तो है ही, लेकिन जानवर भी इससे प्रभावित हुए हैं। और अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में हाल के दिनों में कोविड-19 के कारण एक शेरनी की मृत्यु हुई है। एक शेरनी की मृत्यु हुई है, और उसका कारण है कोविड-19 से वो इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। और इससे भी बड़ी बात है कि इस जानवरों में कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए रूस दुनिया का पहला देश है जिसने कोविड-19 वैक्सीन जानवरों के लिए लॉन्च किया है, और उसका नाम है कार्निवैक कोव। कार्निवैक कोव, कार्निवैक कोव। ये वैक्सीन जो है ये रूस द्वारा जानवरों में कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अभी भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, रूस का वो स्पुतनिक, ये सब जो वैक्सीन है वो इंसानों के लिए जो बनाया गया, उसी की तरह रूस ने मानव के लिए जो बनाया था वो स्पुतनिक, और जानवरों के लिए कार्निवैक कोव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के राष्ट्रपति थे? अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति, ये कहां के थे? मॉरिशस। अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। और ठीक है, निधन हो गया। भारत से मॉरिशस का बड़ा ही दोस्ताना संबंध है। कहा जाता है कि मॉरिशस में बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं। मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष बराबर भारत की यात्रा पर होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि बिहार सरकार ने इस दिशा में बड़ा ही सकारात्मक पहल करते हुए अनिरुद्ध जगन्नाथ की मृत्यु पर बिहार में राजकीय शोक की घोषणा की। तो ये मॉरिशस के प्रति बिहार के प्रेम को, भारत का तो संबंध ही है, लेकिन मॉरिशस के साथ बिहार के आत्मीय संबंध को दर्शाता है, और बिहार वासियों का मॉरिशस के प्रति जो प्रेम है, जो भाईचारा है, उसे भी यह दिखलाता है। तो अभी वर्तमान में प्रवीण जगन्नाथ, मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, जो अनिरुद्ध जगन्नाथ के ही पुत्र हैं। ठीक है, थैंक यू। अब खत्म हुआ। बोलो जी, कोई सवाल है तो पूछो ही लोग से।